हेलो दोस्तों, मैं हूं अमरदीप सिंह। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी नॉलेज में। दोस्तों, जो हमारे छत्तीसगढ़ की जनजाति वाला वीडियो सीरीज चल रहा था, उसमें हमने पिछली क्लास में अबूझ माड़िया जनजाति को कवर किया था। आज की क्लास में हम छत्तीसगढ़ की विशेष पिछड़ी जनजाति पंडो जनजाति के बारे में पूरा डिटेल से कवर करेंगे। पंडो जनजाति से रिलेटेड जितने क्वेश्चन पेपर पूछे जा सकते हैं उसको हम डीप में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, कुछ नई जानकारी आपको लग रहा है कि आपको कुछ नई जानकारी मिली है, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें, ताकि जो है ये वीडियो सभी लोगों तक पहुंच सके। देखिए, बहुत से लोगों के यहाँ पर दिक्कत आता है कि यहाँ पर बोर्ड में कुछ छोटा लिखा है, जो कि काफी बड़ा रहता है, ये डिटेल में रहता है। तो एक बार में सभी चीजों को कवर करना वहां यहाँ पर जो है मुश्किल हो जाता है, इसलिए जो हमको छोटा छोटा लिखना पड़ता है। अगर आपको कुछ दिक्कत हो रही है तो मैं आखिरी में स्क्रीनशॉट लेने का मौका भी देता हूं। अगर आपको उसमें भी दिक्कत हो रही है तो आप जो है, अब से मैंने पिछले क्लास का भी जो है मेरा खुद टेलीग्राम चैनल जो है, या जिसमें हम सीजीपीएससी नॉलेज नाम से ये टेलीग्राम जो ग्रुप बना हुआ उसमें, तो अगर आपको कुछ इसमें दिक्कत हो रहा है तो आप उस टेलीग्राम ग्रुप को जो है जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको जो भी यहाँ पर हम कवर कर रहे हैं उसका जो है आपका फोटो खींचकर आपको वहां पर मिल जाएगा। तो आप उससे आसानी से अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। साथ ही साथ उसमें जो है आपको बहुत सारे हम अभी वहां पर क्वेश्चन सीरीज भी चल रहे हैं, क्विज भी वहां पर कर रहे हैं, तो उसका भी आपको फायदा मिलेगा। तो अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं टेलीग्राम ग्रुप को, तो कर सकते हैं। उसका लिंक जो है मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां पे क्लिक करके टेलीग्राम चैनल में जाकर डायरेक्ट ज्वाइन हो सकते हैं। और अगर आपको सर्च करके करना है तो आप सीजीपीएससी नॉलेज सर्च कीजिए, आपको चैनल मिल जाएगा, आप उसमें जाकर ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए चालू करते हैं आज की क्लास, जिसमें हम कवर करने वाले हैं पंडो जनजाति, या इसको पांडो जनजाति भी कहा जाता है। अगर हम पंडो जनजाति का निवास स्थल देखें तो ये मुख्य रूप से सरगुजा संभाग में ये केंद्रित जनजाति है, जिसका निवास स्थल सरगुजा जिला, सूरजपुर जिला और बलरामपुर जिला है। यानी इन पंडो जनजाति का मुख्य निवास अगर देखें तो मुख्य रूप से सूरजपुर है, लेकिन दो जिले और हैं, सरगुजा, सूरजपुर और बलरामपुर। जितने भी हम डेटा यहाँ पर कवर कर रहे हैं, ये जितने भी कल्चर डिपार्टमेंट के द्वारा जितने भी मैगजीन जारी की जाती है उससे सब डेटा, इसके अलावा इनके ऊपर जो भी शोध हुआ है उससे भी हम यहाँ पर डेटा लेकर चल रहे हैं। ठीक है, तो निवास स्थान सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर, तो तीन जिलों में मुख्य रूप से इनका निवास स्थल है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा पंडो विकास अभिकरण भी बनाया गया सूरजपुर में, ये आपको पता होना चाहिए। तो पंडो विकास यानी पंडो जनजाति के विकास के लिए विकास अभिकरण बनाया गया है सूरजपुर में। तो पंडो विकास अभिकरण ने अपना डेटा जारी किया था 2015-16 के हिसाब से। उन्होंने पंडो जनजाति की जो जनसंख्या बताई है वो है 31,814। यानी छत्तीसगढ़ में जो पंडो जनजाति के लोग निवास कर रहे हैं उनकी जनसंख्या है 31,814। ठीक है, जिसमें से 16,522 16,522 मेल है और फीमेल है 15,292 15,292 फीमेल है। यानी यहाँ पर मेल की जनसंख्या ज्यादा है फीमेल की अपेक्षा। अगर हम पंडो जनजाति की साक्षरता की बात करें तो इनकी साक्षरता दर है 22.20%। यानी कुल पंडो जनजाति के केवल 22% जनसंख्या जो है वो साक्षर है, यानी पढ़ी लिखी है। अगर हम बात करें 1952 में, उस समय भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो 1952 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है सरगुजा जिले के सरगुजा क्षेत्र के दौरे पर आते हैं। उस समय सरगुजा के जो प्रमुख रहते हैं उनका नाम रहता है रामानुजशरण सिंह देव। तो रामानुजशरण सिंह देव जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के रुकने के लिए एक भवन का निर्माण करवाए रहते हैं, क्योंकि उनको पता रहता है कि वो इस दौरे में आने वाले हैं। तो उनके रुकने के लिए एक भवन का निर्माण कराते हैं। तो उस भवन का निर्माण कहां पर होता है? अजमनगर, सरगुजा के अजमनगर सिलपिली ग्राम के पास पिलका पहाड़ी की तलहटी पर। फिर से बोल रहा हूं, अजमनगर सिलपिली ग्राम के पास पिलका पहाड़ी की तलहटी पर, यानी पिलका पहाड़ी के जो समतल क्षेत्र था वहां पर जो है राष्ट्रपति के रुकने के लिए भवन का निर्माण कराते हैं। उस समय उसको वहां का राष्ट्रपति भवन कहा जाता था और उस क्षेत्र को वर्तमान में पंडो नगर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि रामानुजशरण सिंह देव ने वहां पर जो है किसको रुकने के लिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के रुकने के लिए वहां पर एक भवन का निर्माण कराते हैं पिलका पहाड़ी की तलहटी पर, जिसको उस समय राष्ट्रपति भवन कहा जाता था।
और वर्तमान उसे पंडो नगर के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पर जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है जो पंडो जनजाति है उसको अपने कार्यकाल के दौरान जो है अपना दत्तक पुत्र भी घोषित करते हैं। तो आपको याद रखना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यहाँ पर पंडो जनजाति को अपना दत्तक पुत्र भी घोषित करते हैं। अगला हम देखें पंडो जनजाति की उत्पत्ति एवं विकास से संबंधित कुछ जो बातें देख लेते हैं। तो ऐसी जो है यहाँ पर किंवदंती फेमस है जिसके अनुसार जो है पंडो जनजाति जो है महाभारत के पांडवों से संबंधित है ऐसा माना जाता है। ऐसी जो है कथाएं प्रचलित है। ऐसा माना जाता है कि जब महाभारत के पांडव जो है इस क्षेत्र में वनवास के दौरान जब आए थे तो वो अपना मुख्य रूप से भोजन के लिए वो है बेवरा खेती या बेवार कृषि किया करते थे। बेवार यानी झुम कृषि यानी स्थानांतरित कृषि। आप जैसे जानते ही हैं झुम खेती क्या होता है, जो पेड़ रहते हैं उनको जला दिया जाता है, जलने के बाद जो है उनको सूखने का जब जलाने के बाद जो उनकी राख रहती है उसमें खेती की जाती है, वही झूम खेती होता है। तो यहाँ पर जो है महाभारत के पांडव अपने भरण पोषण के लिए झूम खेती यानी बेवरा खेती किया करते थे और अपने खेतों को जो है पक्षियों से बचाने के लिए उन्होंने एक काक भगोड़ा का वहां पर निर्माण किया था। तो जब ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव और पार्वती जब यहाँ इस क्षेत्र से गुजर रहे थे तब पार्वती जी ने शिव जी को कहा कि जो ये काक भगोड़ा है इसे जीवित कर दिया जाए। तब शंकर भगवान जो रहते हैं इस काक भगोड़ा को जीवित कर देते हैं क्योंकि काक भगोड़े में रस्सी बंधी रहती है। तो उसकी उस रस्सी के कारण जो है उस काक जब वो जीवित होता है वो काक भगोड़ा तो उस मानव के शरीर में जो है रस्सी के निशान बने रहते हैं जिसे कोर कहा जाता है। और इस कारण जो वहां पर वो मानव निर्मित हुआ उसको कोरवा कहा गया क्योंकि उसमें रस्सी के निशान थे और उसको रस्सी के निशान को कोर कहा जाता है और जो मानव निर्मित हुआ उसे कोरवा कहा गया। तो वो मानव और उसकी जो आगे चलकर जो है वहां पर एक फीमेल को भी वहां पर निर्मित किया गया था शंकर भगवान के दौरान। जब उनकी संतानें हुई वही कोरवा कहलाने लगी ऐसा माना जाता है। तब अब जो कौरवा थे वो जो पांडवों के खेत थे वो उसमें अपना अधिकार जमाने लगे। तब पांडवों और कौरवा के मध्य युद्ध होता है। तब शंकर भगवान वापस वहां पर आते हैं और दोनों के मध्य जो है उस खेत का बंटवारा कर देते हैं कि ये क्षेत्र जो है वो कौरवा के अंतर्गत रहेगा और ये क्षेत्र पांडवों के। तब पांडव वहां पर जो है नियमित रूप से रहने लगे और जब पांडवों की आगे चलकर संतानें हुई वही आगे चलकर अपभ्रंश के रूप में पांडव कहलाई जाने लगी। यानी इस तरीके से पांडवों की या पंडो जनजाति की उत्पत्ति हुई। कौरवा और पंडव इस तरीके से उनका युद्ध हुआ था। तो ऐसा ये उनकी उत्पत्ति का कारण माना जाता है या ऐसा आप अपभ्रंश बोल सकते हैं, पांडवों का ये अपभ्रंश पंडव हुआ। तो ऐसा ये ऐसी कथाएं प्रचलित है। अगर हम इनके बसाहट देखें तो मुख्यतः ये पहाड़ों व वनों में निवास करते हैं और इनके जो ग्राम रहते हैं उसे ये पंडोपारा के नाम से संबोधित करते हैं। यानी पांडव जनजाति जो है अपने गांव को पंडोपारा कहती है। इनके जब घर बनाए जाते हैं तो घर जो रहते हैं वो घर के ही किनारे में उनकी बाड़ी या खेत होते हैं। ठीक है, अब ये अपने घरों का चुनाव कैसे करते हैं कि कहां पर इनको घर बनाना है। तो ये क्या करते हैं, टंगिया का प्रयोग करते हैं। टंगिया जो उपकरण रहता है टंगिया का प्रयोग करते हैं और रात को जो है किसी मिट्टी में टंगिया को गाड़ देते हैं। ठीक है, अगर वो सुबेरे उठकर देखते हैं अगर टंगिया वहां पर गड़ा हुआ ही रहता है तो ये समझ जाते हैं कि ये भूमि उनके लिए जो है पवित्र है, ये भूमि में वो अपना घर बना सकते हैं। तब वहां पर वो घरों का निर्माण करते हैं। अगर टंगिया गिर जाता है तो वहां पर वो घर का निर्माण नहीं करते, फिर वो आगे बढ़कर कहीं और टंगिया गाड़ने का प्रयास करते हैं। तो ये जहां भी घर बनाते हैं वो अपने घर के किनारे में उनके खेत रहते हैं और वहीं वह खेती करते हैं। और खेती कौन सी करते हैं, बेवरा यानी बेवार खेती करते हैं वो। ठीक है, तो यहाँ पर जो है घर के मुख्य कमरे में, यहाँ पर घर में प्रवेश करने के जो उनका मुख्य कमरा रहता है, इनके घर मुख्य रूप से 1 या 2 कमरे को होता है। जो मुख्य कमरा होता है उसमें घुसने के 2 दरवाजे होते हैं। ऐसा माना जाता है कि जब स्त्रियों में मासिक धर्म आता है तो मासिक धर्म के दौरान जो है स्त्रियां मेन दरवाजे से एंटर नहीं करती है, मेन दरवाजे से आना जाना नहीं करती, वो दूसरा दरवाजा रहता है उनके घर से वहां से आना जाना करती है क्योंकि उस समय वो उनको अपवित्र मानते हैं। ये कारण इसलिए, ठीक है, या मासिक धर्म आता है या गर्भावस्था के दौरान भी ये स्त्रियों को जो है अपवित्र मानते हैं। इसी के लिए जो स्त्रियों का आना जाना मेन दरवाजे से ना होकर दूसरे दरवाजे से करवाते हैं। आगे देखते हैं, इनमें जो है स्त्रियां मुख्य रूप से लुगरा यानी साड़ी पहनती है। लेकिन यहाँ पर विशेष है कि हर जनजाति में लगभग साड़ी पहना जाता है, लेकिन विशेष ये है कि यह पनिका समुदाय द्वारा निर्मित ही साड़ियों को पहनते हैं। तो पंडो जनजाति की जो महिलाएं लुगरा पहनती है वो किसके द्वारा निर्मित होता है,
पनिका समुदाय द्वारा निर्मित होता है, यानी ये साड़ी जो पहनते हैं पनिका समुदाय द्वारा ही बनाई हुई साड़ी होती है। अगर हम देखें तो पंडों की उपजाति देखते हैं, तो पंडों की मुख्य रूप से दो उपजाति है, एक है सरगुजिया और दूसरा है उतराहा। इंपॉर्टेंट है कि सरगुजिया इनकी उपजाति और उतराहा। तो हम ये देखते हैं कि सरगुजिया और उतराहा में अंतर क्या होता है। तो यहाँ पर जो है जैसे कि सरगुजिया में क्या होता है, घर में प्रवेश हेतु दो दरवाजे होते हैं, एक नॉर्थ में होता है एक साउथ में होता है, यानी एक दरवाजा नॉर्थ में होता है और एक साउथ में होता है, जैसे कि यहाँ पर भी मैंने बताया था। लेकिन यहाँ पर ये जो मेन अंतर ये है कि जो सरगुजिया रहते हैं वो ये मानते हैं, पंडोज जाति की जो उपजाति सरगुजिया, वो ये मानते हैं कि जब स्त्रियों में मासिक धर्म आता है तो वो अपवित्र हो जाती है, इसके लिए ये दो दरवाजे का निर्माण करते हैं। जबकि जो उतराहा रहते हैं वो ये नहीं मानते कि जब मासिक धर्म या गर्भावस्था की अवस्था होती है उसमें स्त्रियां अपवित्र हो जाती, इनका मानना ऐसा नहीं है, इसलिए इनके घर के एक दरवाजे होते हैं। तो दोनों में मेन अंतर यही है कि ये जो है मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को अपवित्र मानते हैं सरगुजिया, जबकि उतराहा जो है मासिक धर्म या गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को अपवित्र नहीं मानते, इसलिए इनके घर में एक दरवाजे होते हैं। तो मेन डिफरेंस दोनों में यही है। अगर हम देखें तो जो पंडो जनजाति वो पितृसत्तात्मक जनजाति है, जैसे हमने अबूझ माड़िया में भी देखा था, यहाँ पर पुरुषों का ज्यादा महत्व है महिलाओं की अपेक्षा। पंडो जनजाति में प्रसव कराने वाली महिला को सुईन कहा जाता है, यानी जो महिला प्रसव करवाने का काम करती है उसे सुईन कहा जाता है। सुईन जो रहती है वो एक बुजुर्ग महिला होती है जो प्रसव का काम करवाती है, यानी जब महिला प्रेग्नेंट होती है तो बच्चा पैदा करवाने का काम जो करवाती है महिला, उसे सुईन कहा जाता है। इसके अलावा जो पंडो जनजाति में जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी जो शिशु की नाल रहती है, नाल या नाड़ी को काटने वाली जो महिला रहती है वो घसिया जनजाति की होती है। आपको ये याद होना चाहिए कि पंडो जनजाति में जब शिशु का जन्म होता है तो उसकी नाल जो है वो घसिया जाति की महिला के द्वारा ही काटा जाता है, जिसे मुइन कहते हैं। प्रसव कराने वाली महिला सुईन, जो नाल काटने वाली महिला होती है वो घसिया जाति की होती है, जिसे मुइन कहा जाता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। विवाह के दौरान जब लड़के वाले लड़की खोजने की प्रक्रिया प्रारंभ करते हैं, यानी विवाह के लिए जब लड़के वाले लड़की खोजने की प्रक्रिया प्रारंभ करते हैं तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं सगा खोजना। जब लड़के वाले लड़की खोजने की प्रक्रिया प्रारंभ करते हैं तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं सगा खोजना। और जो पंडो जनजाति रहती है उसमें वधु मूल्य प्रचलित है, यानी वधु मूल्य यानी लड़के वाले लड़की के लिए मूल्य अदा करते हैं, वो होता है 21 रुपए। ये भी आपको याद होना चाहिए कि पंडो जनजाति में वधु मूल्य प्रचलित है, तो वधु मूल्य कितना तय किया गया है, 21 रुपए। अगला है, इनमें विवाह की कौन कौन सी पद्धति। पंडो जनजाति में बरौखी विवाह सबसे महत्वपूर्ण है। बरौखी विवाह यानी एक प्रकार का सामान्य विवाह सबसे ज्यादा होता है। इसके अलावा ढुक्कू और पैठू विवाह भी इनमें प्रचलित है। ठीक है, तो विवाह बरौखी विवाह, ढुक्कू या पैठू विवाह, मेन बरौखी विवाह। अगर हम इनके आर्थिक जीवन की बात करें, इनका अर्थव्यवस्था यानी खान पान, इनके पैसे कमाने के क्या क्या साधन है, तो ये मुख्य रूप से कृषि करते हैं, जिसे बेवरा कृषि कहा जाता है। और ये मुख्य रूप से धान और मक्के की फसल उगाते हैं, लेकिन वर्तमान में जो ये मुख्य रूप से नॉर्मल कृषि करने लग गए हैं, स्थायी कृषि करने लग गए हैं। बेवरा जो होती है स्थानांतरित कृषि, यानी वही पेड़ों को जलाकर राख जो बनती है उसी से कृषि कर रहे हैं, तो ये बेवरा कृषि या बेवार कृषि कहा जाता है। और ये धान व मक्के की खेती मुख्य रूप से करते हैं, वर्तमान में ये स्थायी कृषि करने लग गए हैं। ये मुख्य रूप से टोकरी, चटाई व झाड़ू बनाने का भी काम करते हैं, वनों से संसाधनों को इकट्ठा करते हैं और उससे टोकरी, चटाई व झाड़ू बनाने का कार्य भी ये करते हैं। इसके अलावा ये लघु वनोपज संग्रहण का भी काम करते हैं, जिसमें मुख्य रूप से तेंदुपत्ता, महुआ और कांदा का ये संग्रहण करके उसको विक्रय करते हैं। तो लघु वनोपज संग्रहण का काम में कौन कौन से लघु वनोपज, तेंदुपत्ता, महुआ और कांदा का संग्रहण करते हैं, उसका विक्रय करते हैं। अगर हम इनके धार्मिक जीवन की बात करें तो इनमें मुख्य रूप से दो त्योहार को मेन माना गया है, एक है नवाखाई और एक है लटाखाई। नवाखाई क्या होता है, जब धान की नई फसल आती है या धान की नई फसल पकने पर नवाखाई का त्योहार मनाते हैं, कुआर महीने में यह त्योहार मनाया जाता है। इसके अलावा लटाखाई नामक त्योहार भी मनाया जाता है,
यह त्योहार वैशाख माह के शुक्ल नवमी को मनाया जाता है, यानी वैशाख महीने के शुक्ल नवमी को लठाखाई त्योहार मनाते हैं। कौन? पंडो जनजाति। इस त्योहार में ये अपने पूर्वज की पूजा पाठ करते हैं, यानी जो उनके पूर्वज रहते हैं उनको याद करते हैं, उनकी पूजा पाठ करते हैं। आपको ये बात याद रखनी चाहिए, इस लठाखाई त्योहार में एक चीज इंपॉर्टेंट है कि लठाखाई त्योहार केवल पुरुष मनाते हैं, यानी जो पूर्वजों को याद करने के लिए पूजा पाठ होता है केवल पुरुष करते हैं। महिलाओं में इस त्योहार में भाग लेना वर्जित है, यानी महिलाएं लठाखाई त्योहार में भाग नहीं ले सकती, तो पूर्वजों की पूजा पाठ करते हैं। इनके प्रमुख देवी देवता देखें तो इनके प्रमुख देवी देवता में आते हैं महामाई, कुदरगढ़ी माई और दिहरी माई। महामाई, कुदरगढ़ी माई, दिहरी माई, इसके अलावा काली माई को भी ये मानते हैं। अगर इसमें जो, क्योंकि पंडो जनजाति में जादू टोना भूत प्रेत ये सब में विश्वास किया जाता है, तो इसमें जो पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति रहता है उसे इन लोग बैगा कहते हैं। ठीक है, नॉर्मल है ये। इसके अलावा इनकी अपनी एक जाति पंचायत होती है। जाति पंचायत के जो मुखिया रहते हैं या प्रमुख रहते हैं उन्हें मुखिया कहा जाता है। जो बुजुर्ग व्यक्ति होता है, जो भी पंडो जनजाति में जो भी लड़ाई झगड़े होते हैं खेत के लिए या संपत्ति के लिए, जो भी उनको जो है सामान्य तौर पर जो है यही सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर जो इनकी पंचायत जो भी व्यक्ति बुलाते हैं, यानी जिसको अपने केस सॉल्व करना रहता है और वो इस पंचायत को बुलाता है, तो मुखिया के लिए और उस पंचायत के जितने भी सदस्य रहते हैं उनके लिए इनको तंबाकू और बीड़ी का जो है वहां पर उपलब्ध कराना आवश्यक होता है। यानी अगर मीटिंग बुलाना है उनको कुछ केस सॉल्व करवाने के लिए पंचायत की मीटिंग बुलाना है, तो पंचायत में जितने लोग मौजूद रहेंगे वो पंचायत के जो सदस्य होते हैं और जो मुखिया, उसके लिए जो व्यक्ति इस मीटिंग को बुलाना चाह रहे हैं उनके लिए उनको तंबाकू और बीड़ी की व्यवस्था करना रहता है। और इसमें जो जितने भी सदस्य रहते हैं इस पंचायत में वो पुरुष रहते हैं, महिलाएं इसमें शामिल नहीं होती। लेकिन जब महिला से संबंधित केस आता है तो महिलाओं को शामिल किया जा सकता है, लेकिन सदस्य के रूप में पुरुष ही रहते हैं। और इस पंचायत के प्रमुख को मुखिया कहते हैं। तो ये डिटेल थी पंडो जनजाति से रिलेटेड। आपको यहाँ पर कुछ साइड में फोटो भी दिख रही होगी, आप उसके इससे मैच करके जो है इस जनजाति के बारे में डिटेल में जान सकते हैं। आपको पढ़ने में आसानी होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ नई जानकारी आपको प्राप्त हुई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। फिलहाल के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।